अब तो नाड़ा चड्डी में है, अपनी खुशी कबड्डी में है, भ्रष्टों के संग मैच करा दो, कर दें हम उपचार दनादन। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन मैं भी कसम खा के आया कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। पब्लिक में से एक उठा, बोला साथ चल, धक्का में लगा। पापा बोले मैं भी इसी दौर से गुजर चुका, मेरी माँ तो रही नहीं, तेरी माँ संभाल। उस आदमी का दिमाग खराब, उसने इनको 50,000 दिए, बोले मेरे बाप तुमने इसके कान में कहा क्या? ये बोले कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कहा, कवि हूँ, कविता सुना। एक दिन एक कबाड़ी आया, डैडी ने हमको तुलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम भंगार तना। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हास्य का कवि हूँ, भोपाल से आया हूँ, प्रयास करूँगा आपके चेहरों पर मुस्कान लाने की। बस थोड़े मस्ती के साथ मुझे सुनिएगा, अगर आप मस्ती के साथ मुझे सुनेंगे तो मेरे अंदर भी ऊर्जा का संचार होगा। आइए शुरू करता हूँ। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल। माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। पापा बोले मैं भी इसी दौर से गुजर चुका, मेरी माँ तो रही नहीं, तेरी माँ संभाल। अच्छी शुरुआत। तो जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, अरे जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब से कभी हुए हमें देख सभी कहने लगे आलतू जलालतू और आई वाला कोटालतू। बहुत अच्छा सुनते हैं आप, सच में। कवि का दर्द रख रहे हैं आप सामने, कवि होना क्या होता है ये बता रहे हैं। एक नेता ने खाने में मांगा अचार, हमने दिया एक बार, उसने मांगा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और जब मांगा 5वीं बार तो हमने कहा सरकार ये अचार है भ्रष्टाचार में। नाम करते हैं। क्या बात कह दी, वाह। सच में बड़े समझदार श्रोता हैं। मैं तो जब मुंबई आया, एयरपोर्ट पे जैसे ही उतरा तो एक सज्जन मिल गए, बोले कहाँ से आए? मैंने कहा भोपाल से आया हूँ। बोले याद रखना मुंबई के लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। जैसे ही होटल में आया तो वहाँ के रिसेप्शन पे वो लड़का बैठा था, उसने कहा कहाँ से आए? मैंने कहा भोपाल से। बोले याद रखना मुंबई के लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। यहाँ जैसे ही आया तो आदरणीय प्रिंस ग्रोवर जी बोले दीपक भाई तुम भोपाल से आए हो, याद रखना मुंबई के लोग बड़े समझदार। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भैया आप तो ये बताओ कि मुंबई के सब लोग समझदार हैं या एक आध बेवकूफ़ भी पाया जाता है? ये बोले नहीं, ज़रूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाया। क्या बात है, क्या बात है। ये हास्य कवियों की स्थिति हो जाती है, भगवान कसम। आदरणीय महेश दुबे जी बैठे हैं, देश के बड़े हास्य के कवि। मुझसे बोले और दीपक दनादन आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई साहब मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी पत्नी जरूर जानवरों के सुधार के लिए बड़े काम कर रही है। इन्होंने मुझे नीचे से ऊपर देखा, ऊपर से नीचे देखा, बोले तेरी पत्नी जरूर जानवरों के सुधार के लिए काम कर रही होगी, लेकिन तुझ में तो कोई सुधार ही नहीं दिख रहा। ये स्थितियाँ हो जाती है। लेकिन प्रणाम करता हूँ आपको, वाकई में आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। लोग मुझे दनादन कहते हैं जी, क्योंकि मेरे साथ घटनाएं दनादन होती हैं। आइए सुनाता हूँ लोग दनादन क्यों कहते हैं। स्वागत है, स्वागत। अरे बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा, लेकिन बारंबार परीक्षा देते थे और 0 नंबर पाते थे हर बार दनादन। तो कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। अरे कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते, बड़े निठल्ले सांड हो गए खाते खाते मार दनादन। एक दिन एक कबाड़ी आया, डैडी ने हमको तुलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम भंगार दनादन। तो बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन।
अरे बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन, वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार दनादन। तो हमने तिकड़म खूब लगाई जैसे तैसे एक पटाई। अरे हमने तिकड़म खूब लगाई जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुन सी दमदार दनादन। हमने तिकड़म खूब लगाई जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुन सी दमदार दनादन। हम तो ठहरे चश्माधारी कहलाते थे सबसे भारी, लेकिन निकली अपनी नारी हिटलर का अवतार दनादन। मेरे मामा कहते थे कि सुबह सुबह जल्दी उठ के सड़क पे दौड़ लगाया करो, स्वास्थ्य अच्छा होता है। भगवान कसम एक दिन उठ गया सुबह 4 बजे। फिर क्या हुआ, सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे। सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। ओलंपिक का दौड़ विजेता भी ना लगता अपने आगे, बिना पदक के रेस जीत गए ऐसी थी रफ्तार दनादन। वाह वाह। तो बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली। अरे बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। अब तो नाड़ा चड्डी में है, अपनी खुशी कबड्डी में है, भ्रष्टों के संग मैच करा दो, कर दें हम उपचार दनादन। क्या बात है, क्या बात है। पता चला मुंबई में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ। एक बहुत बड़े कवि ने बड़ी देर तक कविता सुनाई, लेकिन किसी ने ताली नहीं बजाई। उस कवि को गुस्सा आ गई, गुस्से में जोर से चिल्लाया कि लगता है यहाँ जितने बैठे सब कसम खा के आए कि ताली नहीं बजाएंगे, लेकिन मैं भी कसम खा के आया कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। पब्लिक में से एक उठा, बोला सांस चल, धक्का में लगा। आप सब लोग समझदार हैं, कहने की आवश्यकता ना पड़े। वैसे भी कवियों को झेलना बड़ी मुश्किल की बात होती है, भगवान कसम। अभी 3-4 साल पहले लॉकडाउन लग गया, हालत खराब हो गई, हर चीज बंद हो गई, कवि सम्मेलन भी बंद हो गए। अब हमको रोज कहीं ना कहीं कविता सुनाने की आदत, सुनाए कहाँ, आप तो फिर भी हमें बड़ी इज्जत के साथ सुन रहे हैं, लेकिन घर में हमारी ये इज्जत नहीं है। जब दिमाग खराब हो गया कि कविता सुनाए कहाँ, तो एक दिन गुस्से में मैं आईने के सामने खड़े होकर खुद को ही जोर से चिल्ला चिल्ला के कविताएं सुनाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने अपनी धर्मपत्नी को बुलाया, मैंने कहा यार मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाता हूँ, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया, अगर मज़ेदार लगे तो जितने लोग बैठे अपनी ताली और ठहाकों से बताना कि मुझे सुनना चाहते हो। मैंने कहा यार मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाता हूँ, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। मेरी पत्नी बोली चिंता मत करो, ना कोई कुछ सोचता है ना कोई कुछ कहता है, क्योंकि सबको पता कि अपने पड़ोस में एक पागल रहता है। ये कवियों की हालत है, भगवान कसम। इसलिए आप भी पूरी मस्ती के साथ कवि सम्मेलन को सुनो, क्योंकि किसी ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। क्या बात है, क्या बात है। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना 4-5 लोग मुझे देखने में ऐसे लग रहा है यार ये जबरदस्ती। किसी ने कहा है कि जिन तारों में करंट नहीं होता लोग उन पे चड्डी बनियान टांगना शुरू कर देते हैं, इसलिए करंट लाओ, पूरी मस्ती का। देखो मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कविताओं से आपको हंसाने का प्रयास करूँ। कवियों की वैसे ही हालत, महेश दुबे जी बैठे, इतने बड़े देश के कवि, अभी भोपाल आए थे, भोपाल उत्सव मेला लगा हुआ है, बहुत बड़ा कवि सम्मेलन होता है वहाँ हर साल भोपाल उत्सव मेले में आए। मैंने इनसे कहा भाई साहब अभी कवि सम्मेलन शुरू होने में 1 घंटा, चलो आपको मेला घुमा के लाता हूँ। मैं इनको चला गया मेला घुमाने, वहाँ देखा एक आदमी गधे को लेके खड़ा, उसने गधे के ऊपर शर्त रख दी कि जो इस गधे का सिर बिना हाथ लगाए नामे हिला के दिखाएगा उसको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। हर आदमी ने कोशिश कर ली, कोई कुछ नहीं कर पाया। महेश दुबे जी गए, धीरे से गधे के कान में कुछ कहा, भगवान कसम गधे ने पहली फुर्सत में नामे से हिला दिया। उस आदमी का दिमाग खराब, उसने इनको 50,000 दिए, बोले मेरे बाप तुमने इसके कान में कहा क्या? ये बोले कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कहा, कवि हूँ, कविता सुना।
अच्छा, दूसरा चक्कर लगाया तो पट्टे ने 2 शर्त रख दी, जो इस गधे का सिर पहले हाँ में हिला के दिखाएगा, फिर ना में हिला के दिखाएगा, उसको 1 लाख दिए जाएंगे। हर आदमी ने कोशिश कर ली, कोई कुछ नहीं कर पाया। फिर महेश भाई साहब गए, इन्होंने गधे के कान में धीरे से कुछ कहा, उसने फौरन हाँ में सिर हिला दिया। दूसरी बार कहा, फौरन ना में सिर हिला दिया। उसका दिमाग खराब, उसने इनको 1 लाख दिए, अपना माथा ठोक लिया। बोले मेरे बाप अब क्या कहा? ये बोले कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कहा, पहचाना? सुनाओ। जोरदार तालियां दीजिए दीपक जी को। ये कवियों के साथ स्थिति हो जाती है, भगवान कसम। आप लोग तो भगवान कसम बहुत अच्छा सुन रहे हो, लेकिन हम लोगों के साथ ये हालत ऐसी होती है कि समझ में ही नहीं आता। मेरे घर में मैं एक दिन बैठा हुआ, पता चला रामदेव बाबा आ गए योग का शिविर लगाने। मेरी पत्नी बोली घर में फालतू पड़े रहते हो, जाओ वो रामदेव बाबा आए, योग का शिविर लगा हुआ है, जाओ कुछ योग सीखो। मैं चला गया योग सीखने। भगवान कसम क्या योग सिखाया रामदेव बाबा ने, जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बाबा तो बैठे हमसे 40 फीट दूर और हमें पकड़ा दी 1-1 फीट की दरी। थोड़ी देर में एक बुजुर्ग मेरे पीछे आके बैठ गए, पता नहीं कौन से महीने का जुखाम उनको। हर 1 मिनट में रुमाल ने और सर करके भर के रखे। मेरा दिमाग खराब के पता नहीं अब क्या होगा। थोड़ी देर में रामदेव बाबा बोले दाईं ओर से सांस खींचो। सबने खींची, वो बुजुर्ग अंकल ने जो सड़सड़ा के खींची, गाली नहीं आएगी तो सड़सड़ाहट ऐसी बन गई, अभी भी नहीं आ रही है। भगवान कसम मेरा दिमाग खराब हो गया। थोड़ी देर में रामदेव बाबा बोले और खींचो। उसने और सड़सड़ा के खींच ली, लास्ट पॉइंट तक बंदूक भर ली। मेरी रीढ़ की हड्डी कांप गई। मैं कहूँ हे भगवान लाइट चली जाए, ये बाबा की आवाज़ चली जाए, ये कहीं बोल ना दे कि छोड़ो। लेकिन भगवान को कहाँ मंजूर। थोड़ी देर में बाबा बोले छोड़ो। वो तो तपाई बैठा था, ऐसी खतरनाक छोड़ी कि 4 दिन तक शर्ट में से बदबू नहीं गई। मैंने वॉशिंग मशीन में 80 बार धो ली।